welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend, and at this class all about MBG 05 लास्ट आप प्रिपरेशन सर गिनती के 2 दिन है हमारे पास और इस 2 दिन के अंदर हमें इस पेपर को पूरा प्रिपेयर करना है एंड वी डोंट हैव मच टाइम सीरियसली तो वी वांट योर सजेशंस टू क्रैक दिस पेपर विद इन 2 days. सीरियसली 2 days. अब 2-4 चीजें दिमाग में आ रही हैं इस पेपर को करना है, करने का तरीका क्या है, व्हाट इज द बेसिक strategy that we guys need to follow. The first of all guys, what you need to do is to start follow my Insta ID जहाँ पे मैंने क्वेश्चंस अपलोड कर दिए ऑलरेडी, जिसमें मैंने आपको बोले कि कौन से क्वेश्चन करके जाना है दिसंबर टी के लिए कि यार ये क्वेश्चन करने हैं. एंड देन एक क्या करो, एक रजिस्टर लो, प्लीज हैव अ रजिस्टर विद यू. तो आप लोग लिखना शुरू करो जो मैं बोल रहा हूँ. हमें इस पेपर को पढ़ना है ब्लॉक वाइज. We need to study this paper block wise rather than complete course content. कोर्स कंटेंट सीरियसली बहुत बड़ा होगा, कई बच्चे बेचारे कर भी नहीं पाएंगे, दिमाग में कई सारी चीज़ें आएंगी कि सर इसको कैसे करें, करने का तरीका क्या होगा. तो आपको सिर्फ बेसिक स्ट्रैटेजी क्लियर करनी. द बेसिक स्ट्रैटेजी, व्हाट डज मीन बाय द बेसिक स्ट्रैटेजी इज फर्स्ट ऑफ क्लासिकल क्रिटिसिज्म. आपने सर क्लासिकल क्रिटिसिज्म में क्या पढ़ता हूँ, मुझे क्या क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी चीज़ होती है. तो पहले लिखो क्लासिकल क्रिटिसिज्म. आई होप आपने लिख लिया. तो उसका एक क्वेश्चन लिखते हैं, द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम क्लासिकल क्रिटिसिज्म. साथ साथ क्वेश्चन लिखते ना, आंसर नोट्स में है ऑलरेडी, आपको मिल जाएंगे. कमेंट अपॉन एरिस्टोटल व्यूज ऑन मिथोस एंड ईथोस. आई रिपीट, कमेंट ऑन एरिस्टोटल व्यूज ऑन ईथोस एंड मिथोस इन ग्रीक ट्रेजेडी. ग्रीक ट्रेजेडी में ईथो और मिथोस क्या थे, एरिस्टोटल ने क्या बताया, उसको एक्सप्लेन करना है. आई होप यू गाइस हैव राइट ऑन दिस क्वेश्चन. शुड आई रिपीट? चलो रिपीट करते हैं, 2 चीजें क्लियर कर लेते हैं. Now, comment upon Aristotle views on mythos and ethos. Mythos and ethos in Greek tragedy. Greek tragedy में highlight किया तो वो दोनों बताने हैं हमें. Next one, कह रहा what is the reason? I repeat, what is the reason of the Plato hostile towards art? ये Plato hostile towards art, इसका रीजन क्या था, इसको क्लियर करो. What is the reason before or I must say that what is the reason Plato's hostile towards art? ये क्वेश्चन आपने क्लियर कर लिया. 2 क्वेश्चन हो गए हमारे क्लासिकल क्रिटिसिज्म से. Jump to third question. Discuss tragic falling. I repeat, tragic falling and explain how it leads to tragedy. हेमरेशिया की बात कर रहा हूँ मैं. यस, आई एम टॉकिंग हेमरेशिया, एरिस्टोटल का पॉइंट ऑफ व्यू हो कैथारसिस. तो व्हाट इज ट्रेजिक फॉलिंग एंड एक्सप्लेन हाउ इट लीड्स टू द ट्रेजेडी. कम अप टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. कहता है एक्सप्लेन एंड डिस्कस एरिस्टोटल व्यू ऑफ लिटरेचर एंड इमिटेशन. एरिस्टोटल व्यू ऑफ लिटरेचर एज इमिटेशन. लिटरेचर को इमिटेशन बोला है एरिस्टोटल ने, उस पॉइंट को क्लियर करना है. तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए किसके, क्लासिकल क्रिटिसिज्म के. ये 4 क्वेश्चन का जो क्लासिकल क्रिटिसिज्म क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, यू नो द आंसर. आपको पता है आंसर कैसे देना है. एरिस्टोटल ट्रेजेडी कर लिया, उसके एलिमेंट्स भी हो गए यहाँ हमारे पास. जम अप टू द ब्लॉक 2, जो पेपर के हिसाब से ब्लॉक 2 है, आपके कोर्स कंटेंट की बात नहीं कर रहा मैं, ये मेरी स्ट्रेटेजी का ब्लॉक 2 है. पहला क्लासिकल, दूसरा आ गया हमारा रोमांटिक क्रिटिसिज्म. अब आपने कहा रोमांटिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें ऑन टिप करनी है. सी दिस बिग टाइम जहाँ पे हमें चीज़ें क्लियर करनी है, बड़ा समय है, उसके अंदर कौन सी चीज़ें ऑन टिप होनी चाहिए एंड हाउ वी गाइस आर गोइंग टू क्लियर ईच एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अलग आइडियोलॉजी लेके आते हैं, जो बोलते हैं अलग चीज़ें अलग तरीके से समझाओ तो हमें ईजी रहता है. तो ठीक है, फॉलो करते हैं, बट आराम से क्लियर भी होगा. द क्वेश्चन इज व्हाट रोल डू स्पॉन्टेनिटी. I repeat, what role do spontaneity, emotion and personality have in Wordsworth theory of poetry? Wordsworth की theory of poetry में जो आपको बताया गया है वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ हाईलाइट करना है. देन द लास्ट क्लास मेरी ऑनलाइन जो क्लास चल रही होती है उसके अंदर मैंने बच्चों को डिस्कस किया था, क्रैश कोर्स चल रहा था, जिसमें मैंने कहा था कि 2-4 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं. क्या यूनिट ज्वाइन किया लास्ट साल में, जिस 2-3-4 दिन पहले, और कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर भी कर रहे हैं. How does P.B. Shelley establish poetry as a serious preoccupation? I repeat, how does P.B. Shelley establish poetry as a serious preoccupation in society? Discuss. So, serious preoccupation in society by P.B. Shelley. उसको डिस्कस करना. P.B. Shelley का डिफेंस ऑफ पोइट्री याद होगा यार, नहीं आप तो प्लीज़ उसको ज़रूर कर लेना कि पेपर में कन्फर्म आने वाला है. चलो एक आता है हमारा लिरिकल बैलेड, मेरा नहीं है, आपने बोला सर लिरिकल बैलेड ऑन टिप होना चाहिए, विलियम वर्ड्सवर्थ का है. तो यहाँ एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनेशन. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनेशन थ्रू वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड. आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू. चलो यार, ये हो गए हमारे कौन से सर 2 ब्लॉक्स हो गए. नाउ 2 ब्लॉक्स बीन क्लियर. हमें दोनों ब्लॉक्स क्लियर है, हमें समझ आ गया क्या करना है, करने का तरीका क्या होगा, किन बेसिस को फॉलो करना है, सो दैट वी कैन क्लियर ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट.
चीज़ें आपके दिमाग में चलती हैं, आप कैसे करते हो, करने का तरीका क्या है, क्या बेसिक आइडियोलॉजी, उसको लेके चलते हैं। कम अप टू ब्लॉक 3, दैट इज मार्क्सिज्म। आपने कहा क्लासिकल क्रिटिज्म हो गया, रोमांटिक्स हो गया, मैं तीसरा मार्क्सिज्म में डालता हूँ, फेमिनिज्म में डालता हूँ। फिलहाल मार्क्सिज्म की बात करते हैं। मार्क्सिज्म में मेरे पास एक क्वेश्चन बनता है, कंफर्म जो पेपर में आएगा ही आएगा, दैट इज, कहता है कमेंट आई रिपीट ऑन मार्क्सिज्म इज अपोज्ड बाय बोथ आइडियलिज्म एंड मैकेनिकल मैटेरियलिज्म। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। कह रहा मार्क्सिज्म इज अपोज्ड टू बोथ आइडियलिज्म एंड मैटेरियलिज्म। डिस्कस। तो आपने कहा मैकेनिकल मैटेरियलिज्म को भी अगेंस्ट करता है, आइडियलिज्म को भी अगेंस्ट करता है। तो इसका अगला क्वेश्चन, कमेंट ऑन द मार्क्सिस्ट लिटरेरी थ्योरी with the help of base and superstructure, with the help of base and superstructure, मतलब comment on Marxist literary theory with the help of base and superstructure, वो दोनों आपको हाईलाइट करने। यू गाइस रियली नीड टू एक्सप्लेन दोज जो इंपॉर्टेंट है। अब तो बेस क्या है सर, व्हाट इज बेस और सुपरस्ट्रक्चर क्या है, ये पेपर शॉर्ट नोट्स में भी आते हैं। यस दे कैन कम। आपने कहा इसको क्लियर कर लिया तो भैया हमारा हो गया क्या, हमारे हो गए वो टॉपिक्स के क्वेश्चन जो पेपर में बार बार आते हैं। वी गाइस नीड टू क्लियर दिस, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, चीज़ों को समझना है, एंड देन वी कैन डू इट ईजिली। मतलब किस तरह की कोई प्रॉब्लम किए बिना हम चीज़ों को बड़े आराम से समझ लेते हैं। चलो यार इतना हो गया हमारे पास, जंप करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, दैट इज फेमिनिज्म। फेमिनिज्म में क्वेश्चन आता है सर, ड्रॉ द आइडियोलॉजीज, आई रिपीट, ड्रॉ द आइडियोलॉजी सेट बाय मैरी वुllstonecraft, जो आइडियोलॉजी मैरी वुllstonecraft ने, वर्जीनिया वुल्फ ने, इन फेमिनिस्ट थ्योरीज। दोनों ने एजुकेशन को हाईलाइट किया, दोनों ने प्रिवेसी को हाईलाइट किया, दोनों ने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट को हाईलाइट किया। तो हमने कहा दो तीन चीज़ें एक साथ कनेक्ट करती हैं, हाउ इट रूल्स, इसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, कैसे क्लियर करते हैं, एंड हमारे लिए बहुत ईजी कैसे होगा, हम चीज़ों कैसे समझ पाएंगे। दैट इज अ मेजर पार्ट। उसके बाद हमारे पास दो तीन चीज़ें और आती हैं, जैसे कि आप बोलते हो सर किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी होता है। आप कहते हो कॉन्सेप्ट, व्हाट इज कॉन्सेप्ट एंड हाउ वी गाइस कैन गो विद द कॉन्सेप्ट। चलो इसका एक और पॉइंट लेते हैं। कहता व्हाट आर द बेसिक फीचर 20th सेंचुरी फेमिनिस्ट थ्योरीज, व्हाट आर द बेसिक फीचर्स, आई रिपीट व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ 20th सेंचुरी फेमिनिस्ट थ्योरीज। इसको क्लियर कर लेना यार, ये कहीं भी छोड़ने वाला नहीं है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको ऑन टिप होनी चाहिए। आपने कहा सर टिप तो होनी चाहिए, करेंगे कैसे, करने का तरीका क्या होगा। तो हमने मार्क्सिज्म किया, हमने फेमिनिज्म किया, ब्लॉक 4, पहले 4 ब्लॉक हो गए हमारे। अब हम आते हैं मेजर चीज़ों के ऊपर। सर कई सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर आप कर लोगे तो उसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। एक लास्ट ब्लॉक है, ब्लॉक नंबर 8। मैंने सबको याद कहा कि यार उस ब्लॉक को छोड़ दो, जरूरत नहीं करने की, अगर आप नहीं भी करोगे चलेगा। लेकिन अब आपने कहा सर वो ब्लॉक नंबर 8 और एक ब्लॉक रह गया नंबर 4, दैट इज नियो क्रिटिसिज्म। नियो क्रिटिसिज्म एक टर्म होती है इंटेंशनल पॉलिसी। देखो शॉर्ट नोट्स में पढ़ लेना, इंटेंशनल पॉलिसी और इफेक्टिव पॉलिसी। इंटेंशनल पॉलिसी बेसिकली पॉलिसी इन्वॉल्व करती है असेसमेंट ऑफ लिटरेरी वर्क, या द असेसमेंट ऑफ लिटरेरी वर्क बेस्ड ऑन द ऑथर्स इंटेंडेड, जो ऑथर का इंटेंडेड मीनिंग है ना, जिसको लेके चल रहा हो, जिसपे वो काम शुरू करता है अपना, उसको बोलते हैं इंटेंशनल पॉलिसी। मतलब उसके दिमाग में चल रहा है कि यार मुझे ये करना है, आई जस्ट वांट टू डू दिस। तो इंटेंशनल पॉलिसी दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। दूसरी आती है इफेक्टिव पॉलिसी। सर ये बेसिकली प्रोपोजिशन को हाईलाइट करते हैं, प्रोपोजिशन लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जो किसी एक पोएम में जहाँ पे एनालाइज करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर को इन टर्म्स ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्स टू अरोज द रीडर। जो एक रीडर जब उसे पढ़ेगा ना, जो उसका रिस्पॉन्स आएगा उसको वर्कआउट करता है, वो इफेक्टिव पॉलिसी होती है। तो इंटेंशनल पॉलिसी एंड देन इफेक्टिव पॉलिसी, दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हुए, हमने चीज़ों को समझा भी। देन देयर आर सर्टेन अदर नॉर्म्स। आपने सब मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न में डिफरेंस क्लियर कर लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। एक और क्वेश्चन लास्ट ब्लॉक से, दैट इज लैकेंस मेन कॉन्ट्रीब्यूशन टू क्रिटिकल थ्योरी। सर लैकेंस नियो क्लासिकलिज्म या लैकेंस कॉन्ट्रीब्यूशन टू क्रिटिकल थ्योरी, तो लैकेन का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है उस पर क्लियर कर लेना है, वो इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स में डी कंस्ट्रक्शन को घोट के भी जाना, छोड़ना मत। डी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको आना भी चाहिए। फिर नियो क्रिटिज्म को ही हाईलाइट करना, तो मैथ्यू आर्नोल्ड आते हैं हमारे पास। यस मैथ्यू आर्नोल्ड, जितने कॉन्सेप्ट है डी कंस्ट्रक्शन का, अगर याद हो तो आपको। तो व्हाट अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नोल्ड इज अ फंक्शन ऑफ लिटरेरी क्रिटिज्म। तो यहाँ मैंने डी कंस्ट्रक्शन मेंशन किया, तो उसको जरूर करना, उसको छोड़ना मत। जब जंप करके लास्ट में जा रहे हो तो वर्जीनिया वुल्फ को एज अ क्रिटिक, फेमिनिस्ट क्रिटिक में पढ़ लेना है, ये मेरी फेवरेट है, पेपर में आती है कंफर्म, इसलिए आपको अच्छे से आना चाहिए। देन मेरी फेवरेट है इसलिए नहीं, पेपर में आती है अरे बार बार। एंड देन वन मोर थिंग दैट इज लास्ट नॉट द लीस्ट, सीरियसली चीज़ें क्लियर होनी चाहिए।
सिग्निफायर सिग्निफाइड कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज स्ट्रक्चरलिज्म, एक्चुअली व्हाट इज स्ट्रक्चरलिज्म इसी का पार्ट है। लिंग्विस्टिक साइन भी बोलूँ तो भी उसी का पार्ट है। लिंग्विस्टिक टाइम सिग्निफायर सिग्निफाइड ऑल आर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, जो आपको बहुत अच्छे से टिप में होना चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमें के लिए, एंड वन मोर, जस्ट वन मोर, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द डेथ ऑफ ऑथर, पेपर में आएगा ये, बाद में बोला सर ने बताया नहीं। राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन अ डेथ ऑफ ऑथर, इसको घोट के पियाना, दिस यू गाइस हैव टू डू इट। तो अभी के अभी शुरू हो जाओ, फिर बाद में बोला सर आपने बताया नहीं, वी आर नॉट एबल टू डू दिस, कॉन्सेप्ट क्या थे, कैसे करने थे, करने का तरीका क्या था, इसको फॉलो कर लो यार। बाय गाइस, ऑल द बेस्ट।